Hello, my dear students. Have a nice day for you. Today is the turn of science. Dear students, प्रीवियस जो हमारा वीडियो बना था उस वीडियो में हमने चैप्टर 2 की शुरुआत कर दी थी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड हैं या हमारे इनेमी हैं, इस चीज़ के ऊपर हमारा सेकंड चैप्टर का जो टॉपिक था वो चल रहा था और उसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को समझा था कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनका डेवलपमेंट होता है, इंक्रीज़ होते हैं और किस तरह से वो हमारी हेल्प करते हैं या फिर किस तरह से वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। इन सभी चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो डेफिनेशंस जो हमने करवाई थी, जिसमें ये चीज़ हमने क्लियर की थी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमें नॉर्मल सिचुएशन या जो कह सकते हैं कि बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के हम उन्हें नहीं देख सकते, उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर नाम हमने दिया था बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। ये हमें अक्सर देखने को मिलते हैं जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में शामिल करते हैं। चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो बाकी टॉपिक्स हैं उनको भी हम पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इस चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल हैं या हार्मफुल हैं, और साथ में ही हमने डिजीज़ के बारे में पढ़ा था कि कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ में हमारी बॉडी में भी हो सकती हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनको हम फूड बनाने में, जिससे कर्ड, ब्रेड, केक, ये सारी चीज़ें बनाने में भी हम उनको यूटिलाइज़ करते हैं। उसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए हमारे चैप्टर का जो टाइटल है कौन सा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड या फो, तो उसे हमें इस चैप्टर में कंप्लीट क्लियर करना है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ तक का ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया था, जिसमें हमने लास्ट एक्टिविटी कंप्लीट की थी, जिसमें फ्लोर, मैदा को हमने यीस्ट के साथ में मिला करके उसको हमने तैयार किया था, जिसकी वजह से यीस्ट मिलाने की वजह से मैदा बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी और उसकी क्वांटिटी भी बढ़ गई थी। तो स्टूडेंट्स, यहीं पर आज हम एक नए टॉपिक के साथ में, जिसमें कमर्शियल यूज़ बताया जा रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कमर्शियल यूज़ में कि किस तरह से हम उसको एज ए बिजनेस पर्पस में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। देखते हैं इसके अंदर कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि कैसा कमर्शियल यूज़ बताया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड, जिसको विनेगर दे रखा है कि यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूटिलाइज़ किया जाता है एक बड़े पैमाने के ऊपर। किस चीज़ का प्रोडक्शन करने में, एल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड को यूटिलाइज़ करने के अंदर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इस चीज़ को यूटिलाइज़ किया जाता है। किसके अंदर, कमर्शियल पर्पज़ से। यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। यीस्ट को यूज किया जाता है किसमें, एल्कोहल और वाइन बनाने में। साथ में फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज से यीस्ट इज ग्राउंड ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट्स इन ग्रेन्स लाइक बर्ले, व्हीट, राइस, क्रस्ट, फ्रूट, जूस एट्सेट्रा। क्या कहा इसने कि बर्ले, जो जिसको हम बोलते हैं जो, गेहूँ, चावल और साथ में जो फ्रूट जूस है, फलों का जो रस है, उसके अंदर जो नेचुरल जो शुगर अवेलेबल रहती है, नेचुरल शुगर जो अवेलेबल रहती है उसको भी यूटिलाइज किया जाता है। किस चीज़ के लिए, यीस्ट के साथ में मिलाकर उसमें एल्कोहल और वाइन बनाने में उसको यूटिलाइज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो टॉपिक चल रहा है हमारा कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यूसली लेते हैं और कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम एज ए बिजनेस पर्पज से यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी दे रखी है। टेक 500 ml बीकर विथ टू 3/4 विथ वाटर, डिजोल्व टू 3 tablespoon ऑफ शुगर इन इट, एड हाफ ए स्पून ऑफ yeast पाउडर टू द शुगर सॉल्यूशन, कीप इट कवर्ड इन ए वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 hours, नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, कैन यू गेट ए स्मेल। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या कहा गया कि आपको एक बीकर के अंदर
आधा लीटर 500 ml आपको उसमें पानी लेना है, 2-3 चम्मच उसके अंदर चीनी की आपको मिक्स में करनी है और उसमें आधा चम्मच किसका, यीस्ट जो पाउडर है उसको मिक्स करना है। यीस्ट पाउडर मिक्स करने के बाद में उसको 4-5 घंटे के लिए क्या करना है, ऐसी जगह रख देना है जहाँ पर हीट हो, जहाँ पर गर्मी हो, और उसके बाद में उसको स्मेल करके देखना है कि कैसी स्मेल आती है। रिजल्ट देखते हैं उसकी कैसे स्मेल आती है। दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय द यीस्ट पाउडर। क्या कहा इन्होंने कि उसमें जब स्मेल करके देखते हैं तो उसकी स्मेल ऐसी आती है जैसे एल्कोहल। किस वजह से हुआ ऐसा, दिस इज़ द स्मेल ऑफ एल्कोहल, ये स्मेल एल्कोहल की है क्योंकि शुगर जो है वो कन्वर्ट हो गई है किसमें, एल्कोहल में। क्यों कन्वर्ट हो गई, क्योंकि आपने उसमें यीस्ट पाउडर मिला दिया था। यीस्ट पाउडर मिलने की वजह से शुगर जो थी, वो शुगर जो सॉल्यूशन जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, एल्कोहल में। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ द शुगर इनटू एल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। शुगर से एल्कोहल बनाने की जो प्रोसेस है उसको नाम दिया गया फर्मेंटेशन, जिसको हिंदी में किण्वन कहते हैं, फर्मेंटेशन। लुइस पास्चर जो साइंटिस्ट थे, लुइस पास्चर डिस्कवर्ड द फर्मेंटेशन इन 1857। लुइस पास्चर ने इस फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है उसको डिस्कवर्ड किया था कब, 1857। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर एक एक्टिविटी के साथ में हमने फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है उसको समझने की कोशिश की है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर मेडिसिन के रूप में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं उस टॉपिक के ऊपर भी हम बात करते हैं। वेनेवर, जब भी यू फॉल ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules और injections such as of पेनिसिलिन। क्या कहा इसने कि जब भी आप कभी बीमार होते हैं तो डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक्स देता है, प्रतिजैविक जिसको बोलते हैं, बैक्टीरिया से लड़ने के लिए जो एंटीबायोटिक्स देते हैं वो टैबलेट्स देते हैं या कैप्सूल्स देते हैं या फिर इंजेक्शंस देते हैं, किस चीज़ के, पेनिसिलिन के। वो पेनिसिलिन क्या है, ये एंटीबायोटिक क्या है उसको हम देखते हैं। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन मेडिसिन को बनाने का जो मेन सोर्स है वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दीज मेडिसिन, ये जो मेडिसिन वो क्या करती है, दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो मेडिसिन आपको दी जा रही है, जो टैबलेट हो सकती है, कैप्सूल्स हो सकते हैं, इंजेक्शंस हो सकते हैं, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन चुके हैं उनको किल करते हैं या उनकी जो ग्रोथ होती है उसको स्टॉप कर देते हैं। सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। इसलिए इन मेडिसिन्स को क्या नाम दिया गया, एंटीबायोटिक, और हिंदी में इनको बोलते हैं प्रतिजैविक। दीज डेज ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। आजकल इन दिनों बहुत सारे एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड किए जा रहे हैं बैक्टीरिया और फंजाई की यूटिलाइजेशन से। कौन कौन से हैं, जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, फिर रखा है टेट्रासाइलिन, फिर रखा है एरिथ्रोमाइसिन, आर सम ऑफ दीज, कि इनमें से ये जो मेडिसिन्स हैं, ये मेडिसिन्स किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूटिलाइजेशन से इनको बनाया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है। अभी जिन हमने एंटीबायोटिक्स के नाम ली, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, इनको हम लोग यूटिलाइज करते हैं और साथ में इनको प्रोड्यूस्ड किया जा रहा है एज ए कमर्शियल पर्पज, जो मेडिसिन में काम में लेते हैं। कॉमनली नॉन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया, इनको फंजाई और बैक्टीरिया के यूटिलाइजेशन से बनाया जाता है। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द ग्रोविंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज टू क्योर ए वेराइटी ऑफ डिजीज। क्या कहा इन्होंने कि इनको बैक्टीरिया और फंजाई के यूटिलाइजेशन से या उनसे इनको स्पेसिफिक ग्रोथ करवा करके उनसे इनको बनाया जाता है और साथ में ही इसको यूटिलाइज किया जाता है किस चीज़ के लिए, वेराइटी ऑफ डिजीज़, क्योर ए वेराइटी ऑफ डिजीज। बहुत सारी बीमारियां हैं, उन बीमारियों से क्योर करने के लिए, उनसे हमें बचाने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक and poultry to check the microbial infection in animals. They are also used to control many plants disease। क्या कहा गया कि एंटीबायोटिक्स को ह्यूमन के ऊपर, इंसानों पर ही नहीं, जबकि किसके ऊपर, लाइव स्टॉक, फीड ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री, जानवरों के ऊपर भी इसको टेस्ट किया जाता है। जानवरों के लिए भी एंटीबायोटिक्स को बनाया जाता है, किस चीज़ के लिए, चेक द माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन द एनिमल्स की, ताकि जानवरों के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले जो इन्फेक्शन है वो कम से कम हो या उनको भी किसी तरह के इन्फेक्शन नहीं हो। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल द मैनी प्लांट्स डिजीज, और पौधों में होने वाली भी बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए भी एंटीबायोटिक्स को यूज किया जाता है।
स्टूडेंट्स ये चीज़ तो हमने यहाँ पर पढ़ ली कि एंटीबायोटिक्स को हम एज ए मेडिसिन यूज़ करते हैं, जिसको हमने कमर्शियल यूज़ बताया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, कि एंटीबायोटिक्स उनसे बना लिए गए और उनको हम यूज भी करते हैं, जिसके अंदर हमने स्ट्रेप्टोमाइसिन का नाम लिया, टेट्रासाइक्लिन का नाम लिया और एरिथ्रोमाइसिन का भी नाम लिया। इनकी टैबलेट्स, इनके कैप्सूल्स, इंजेक्शंस भी मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन स्टूडेंट्स इनका यूटिलाइज कैसे किया जाता है, कैसे इनको काम में लेते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर, कि एंटीबायोटिक्स को हमें यूज करना है एक क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस के साथ में ही। अपनी मनमर्जी से इन एंटीबायोटिक्स को कभी भी यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, और डॉक्टर ने जितने एंटीबायोटिक्स, जितनी मेडिसिन आपको लेने के लिए दी है, वो कोर्स वो कंप्लीट आपको करना है, या उन मेडिसिन को पूरा आपको लेना है, अधूरा उनको नहीं रखना। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स वेन नॉट नीड और इन रॉन्ग डोजेज, कि अगर आप उस वक्त एंटीबायोटिक लेते हैं जब आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती है, या फिर आप गलत तरीके से उस एंटीबायोटिक को यूज करते हैं, तब क्या होगा, इट मे बी मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। तो वह कम प्रभावशाली होगा या बहुत कम इफ़ेक्टिव होगा जब आपको रियल में उसकी ज़रूरत होगी, जब आप बीमार होंगे और तब आपको उस एंटीबायोटिक की ज़रूरत होगी, तो वो एंटीबायोटिक आपकी बॉडी पर इफ़ेक्ट नहीं करेगा, आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा, या आपके लिए वो यूटिलाइज नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले उसको क्या किया है, गलत तरीके से उसको लिया है, या जब आपको उसको ज़रूरत नहीं थी तब आपने उसको लिया था, तो अब उसका प्रभाव क्या होगा, आपकी बॉडी में कम हो जाएगा। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरी मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी, और अगर आपने बिना डॉक्टर के एडवाइस के उसको लिया है या इरेगुलरली उसको लिया है, किसको, एंटीबायोटिक्स को, तो वो एंटीबायोटिक्स हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो बेनिफिशियल जो बैक्टीरिया है उनको मार दे, जिससे आपकी बॉडी के अंदर डिजीज़ ज़्यादा हो सकती हैं। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द कोल्ड एंड फ्लू। एंटीबायोटिक्स कभी भी किसके इफेक्ट में, किसके अगेंस्ट में नहीं होते हैं, या किसके अगेंस्ट में इफेक्टिव नहीं होते, कोल्ड एंड फ्लू, जो सर्दी जुकाम जो हमें होती है उसके अंदर कभी भी एंटीबायोटिक्स प्रभावशाली नहीं होती, एंटीबायोटिक्स काम में नहीं आती। क्यों नहीं आती, दीज आर कॉज्ड बाय वायरस, क्योंकि ये बीमारी जो है कौन सी, सर्दी और जुकाम, ये वायरस से होती है, जबकि एंटीबायोटिक्स किससे बनती हैं, बैक्टीरिया से यूटिलाइज होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमने ये समझा कि डॉक्टर की एडवाइस के साथ में ही हमें इन एंटीबायोटिक्स को यूटिलाइज करना चाहिए, अदरवाइज़ ये हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स एक नए टॉपिक के साथ में हम शुरुआत करते हैं। पहली की फ़ोटो के साथ में ही एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, व्हाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट गिव वैक्सीनेशन। वैक्सीन का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर दिया है इंजेक्शन, टीके से। यहाँ पर क्या दिया कि बच्चों को, जब शिशु होते हैं, इन्फेंट्स की बात की जा रही है, तो उनको टीके क्यों लगाए जाते हैं, तो उनकी बात की जा रही है। व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर्स। क्या कहा इसने, जब हमारे शरीर के अंदर किसी भी तरह का जो बीमारी वाला या रोग वाला जो वायरस होता है या कीटाणु होता है, माइक्रोब्स होता है, हमारी बॉडी में चला जाता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, बॉडी कहती है प्रोड्यूस किसको, एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर्स, की बाहर से जो भी हमारे शरीर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो आ चुके हैं उनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ़ इट इंटर अगेन, और हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को ये अच्छे से पता होता है, उसको इस चीज़ की जानकारी होती है कि हमें इन इन्वेडर्स से, जो बाहरी सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में आए हैं, इनसे हमें किस तरह से लड़ना है। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द हेल्दी बॉडी, अगर एक स्वस्थ शरीर के अंदर मरे हुए डेड जो, या फिर एक जैसे कमज़ोर जो माइक्रोब्स हैं उनको एंटर्ड करवाते हैं, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेंडिंग बैक्टीरिया बाय द प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज़। क्या कहा इन्होंने, तो इन बैक्टीरिया को मार दिया जाएगा, या इनकी जो इन्वेंडिंग जो बैक्टीरिया है, जो बाहर से सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में आए हैं, इनको मार दिया जाएगा, किससे, प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज़। हमारी बॉडी में से जो एंटीबॉडीज़ जो प्रोड्यूस होते हैं, उन एंटीबॉडीज़ की हेल्प से इन बैक्टीरियाज़ को मार दिया जाएगा जो हमारी बॉडी के अंदर इंटर हुए हैं। द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी, ये
एंटीबॉडीज़ जो हैं वो हमारे शरीर में हमेशा रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एंटीबॉडीज़ को हिंदी में प्रतिजैविक भी कहते हैं। ये हमारी बॉडी में कहते हैं रिमेन्स इन बॉडी, हमारी बॉडी में हमेशा रहते हैं। वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़ कॉज माइक्रोब्स फॉर एवर, और इन्हीं एंटीबॉडीज़ की वजह से हम हमेशा बीमारियों से बचे हुए रहते हैं। जो भी बीमारी हमारे शरीर में या जो भी माइक्रोब्स हमारे शरीर में एंटर करते हैं उनसे लड़ने के लिए हमेशा हमारी बॉडी के अंदर ये एंटीबॉडीज़ अवेलेबल रहते हैं। दिस इज़ हाउ ए वैक्सीन वर्क, इसी तरह से ये टीके का काम करते हैं। सर्वाइवल डिजीज़, बहुत सारी डिजीज़ ऐसी हैं, बहुत सारी डिजीज़ ऐसी हैं जिनसे हमें बचाते हैं, जैसे वैक्सीनेशंस उनकी बनती हैं। जैसे इसके बात की जा रही है सबसे पहले कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशंस। इनसे, इन डिजीज़ से हमें बचाया जाता है। इन सभी डिजीज़ का जो बचाव है वो क्या है, वैक्सीनेशंस है, टीकाकरण है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या नाम दिया स्टूडेंट्स कि ये जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों से हमें बचने का जो एक तरह से तरीका है वो क्या है, वैक्सीन है। और वैक्सीन कौन सी, टीके वाली। एडवर्ड जेनर की बात की जा रही है। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स 1798 के अंदर स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीनेशन है उसको डिस्कवर्ड किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। In your childhood, you must have been given injections to protect yourself against several disease। क्या कहना है कि जब भी आप बच्चे थे, बचपन की बात की जा रही है, you must have been given injections, तब इंजेक्शन भी लगे थे किससे, बहुत सारे डिजीज से बचने के लिए, और इंजेक्शन से डर भी लगता था ना। कैन यू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ दीज डिजीज़, क्या उन डिजीज़ की आप लिस्ट बना सकते हैं। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प के साथ में उन डिजीज़ की लिस्ट बना सकते हैं जिनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इंजेक्शन दिए जाते थे। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीज़, हर इन बीमारियों से हर एक बच्चे को हमें बचाना, सुरक्षा देना आवश्यक है। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल्स, और ये जो नेसेसरी आवश्यकता वाले जो वैक्सीन्स है, टीके हैं, ये हमारे आसपास के हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होते हैं। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी, आपने टीवी के ऊपर भी इन चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे। इन न्यूज़पेपर्स रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट पोलियो अंडर द प्लस पोलियो प्रोग्राम, आपने टीवी और न्यूज़पेपर्स के अंदर भी एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे, ऐड देखे होंगे, प्रचार देखे होंगे जो पोलियो के अगेंस्ट में होते हैं, जिसमें प्लस पोलियो प्रोग्राम को चलाया जाता है। प्लस पोलियो प्रोग्राम को चला करके पोलियो के अगेंस्ट में अलग अलग एडवर्टाइजमेंट भी किए जाते हैं। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली ए वैक्सीनेशन, पोलियो की जो ड्रॉप्स होती है वो पोलियो के ड्रॉप्स क्या एक्चुअल में बच्चों को एज ए वैक्सीनेशन ही दी जाती हैं। ए वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लीड टू इट्स एडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बात की जा रही है यहाँ पर स्मॉल पॉक्स की, चेचक की यहाँ पर बात की जा रही है। वर्ल्ड वाइड, विश्वव्यापी, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये कैंपेन चलता है जिसको हम बोलते हैं अभियान चलता है। और उस अभियान के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, पूरे वर्ल्ड में से एक तरह से इरेडिकेट कर दिया, उस चीज़ को हटा दिया। किस चीज़ को, स्मॉल पॉक्स को, चेचक को इन्होंने क्या किया, पूरे वर्ल्ड से ही हटा दिया। किस वजह से, किस चीज़ को यूटिलाइज करके, वैक्सीनेशन को यूटिलाइज करके इन्होंने उस चीज़ को पूरे वर्ल्ड से ही हटा दिया। एक जो विश्वव्यापी बीमारी थी स्मॉल पॉक्स, उसको रिमूव कर दिया। दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन ए लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम फेवरल डिजीज़। क्या कहा इन्होंने कि आजकल के दिनों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को यूटिलाइज करके मेडिसिन्स बनाई जा रही है, अलग अलग तरह की वैक्सीनेशन बनाई जा रही है, और उन वैक्सीन्स को, उन मेडिसिन्स को यूटिलाइज किया जा रहा है प्रोटेक्ट ह्यूमंस एंड एनिमल्स, इंसानों को बचाने के लिए, और साथ में ही ह्यूमंस और एनिमल्स, इंसानों को और जानवरों को अलग अलग तरह की डिजीज़ से बचाने के लिए उन वैक्सीन्स का, उन माइक्रो ऑर्गन से बनने वाली जो वैक्सीन्स हैं और मेडिसिन्स हैं उनसे उनको बचाया जा रहा है अलग अलग तरह की बीमारियों से। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, कि कैसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूटिलाइज करके हमारी जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, सॉइल फर्टिलिटी है, उसको इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया आर अवेलेबल
are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility। कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो क्या करते हैं, जो एनवायरमेंटल जो नाइट्रोजन होती है उसको क्या करते हैं, एनरिच टू, उसको स्टेबल करते हैं सॉइल विद दिस नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट फर्टिलिटी। और जो मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन अवेलेबल रहती है उनको क्या करते हैं, एक तरह से संवर्धन जिसको हम बोल सकते हैं एनरिच, मतलब आपस के अंदर वायुमंडलीय जो हमारी एनवायरमेंटल के अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसको और जो हमारी अर्थ में जो नाइट्रोजन होती है उसको आपस में इंटरचेंज करते हैं, इनरिच करते हैं। किस तरह से ये नाइट्रोजन इंटरचेंज होती है, इनरिच होती है, उसको भी हम पढ़ने वाले हैं। और जो नाइट्रोजन जो चेंजेज होती है उसको हम हिंदी में बोल सकते हैं स्थिरीकरण जो होता है, उसकी वजह से क्या होती है, मिट्टी के अंदर सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है, कंटिन्यूटी बनी रहती है और बढ़ती रहती है। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। और इनको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स इनको हम बोलते हैं। किनको, इन माइक्रोब्स को। इनको हम जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जिसको बोल सकते हैं। फिक्सर्स का मतलब उनको स्टेबिलिटी करने वाले, नाइट्रोजन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने वाले ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से हमारे खेतों की, हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, इस चीज़ को भी हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर नाइट्रोजन जो फिक्सर है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर है, उनकी यहाँ पर कुछ इमेजेस बताई गई है। एक्चुअल में ये बैक्टीरिया ही हैं, नाम इनका बताया गया है द नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया। कौन सा, साइनोबैक्टीरिया। और ये ब्लू ग्रीन एल्गाई। स्टूडेंट्स ये किस तरह से हमारे खेतों की मिट्टी के अंदर मिक्स होकर के या खेतों की मिट्टी के अंदर किस तरह से ये फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, उस चीज़ को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। क्या दिया हमारे टॉपिक का नाम, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट की क्लीनिंग कैसे होती है, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूटिलाइज करके ये बैक्टीरिया, ये फंजाई, ये वायरस किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं और किस तरह से हमारी मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करते हैं, देखते हैं। बूझो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व्ड द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्यूर। कि बूझो और पहेली ये दोनों माली को देखते हैं, स्कूल के अंदर जो माली होता है उस माली को देखते हैं कि किस तरह से वो क्या बनाता है, मैन्यूर बनाता है। मैन्यूर का मतलब खाद बनाता है। एलोंग विद दियर फ्रेंड्स, ये अपने दोस्तों के साथ में मिल करके दे कलेक्ट वेस्ट ऑफ प्लांट्स, पेड़ पौधों के जो वेस्टेज हैं उनको कलेक्ट करते हैं। वेजिटेबल्स के जो वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, पील्स छिलके होते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं। फ्रूट्स फ्रॉम द नियर बाई हाउसेज, आसपास के घरों से। एंड गार्डन, और गार्डन से ये सारी चीज़ें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और प्लांट्स के पार्ट्स को इकट्ठा करते हैं। दे पुट देम इन ए पिट मीन फॉर वेस्ट डिस्पोजल, ये सारे के सारे कचरे को इकट्ठा करके क्या करते हैं, एक गड्ढे में डालते हैं। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्यूर। और ये देखते हैं कि उस गड्ढे में डालने के बाद के अंदर वो कचरा धीरे धीरे डिकम्पोज्ड होने लग जाता है, अपघटित होने लग जाता है। एंड गॉट कन्वर्ट टू मैन्यूर, और खाद में बदलने लग जाता है। बूझो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपन। बूझो और पहेली ये जानना चाहते थे कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं और किस तरीके से ये जो वेस्टेज जो पार्टिकल्स थे प्लांट्स के वो कन्वर्ट हो गए मैन्योर में। एक एक्टिविटी 2.5 के जरिए यहाँ पर ये चीज़ समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से हम वेस्ट पार्टिकल्स और कौन से वेस्ट पार्टिकल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं मैन्यूर बनाने में। यहाँ पर स्टूडेंट्स कह दिया गया, टेक 2 pots एंड फिल ईच pot half with soil, mark A and B, put plant wastage to pot A and things like polythene bags, empty glass bottles and broken plastic toys in pot B, put the pot aside, observe them after 3-4 weeks। स्टूडेंट्स क्या समझाया गया यहाँ पर कि आपको 2 पोट लेने हैं, 2 गमले लेने हैं, एक पर मार्क करना है A और दूसरे पर करना है मार्क B। A वाला जो पोट है उसके अंदर आपको प्लांट्स के जो वेस्टेज हैं, प्लांट्स के फ्रूट्स के जो वेस्टेज हैं, वेजिटेबल्स के जो वेस्टेज हैं वो डालने हैं पोट ए में, और दूसरे पोट बी के अंदर आपको जो पॉलीथीन बैग्स डालनी है, एम्प्टी जो ग्लास, खाली ग्लास बॉटल्स हैं वो डालनी है, और साथ में ब्रोकन प्लास्टिक के टुकड़े डालने हैं। इस तरह से हमने पोट ए और बी को रख दिया। और ऑब्जर्व करना है कब, आफ्टर 3 to 4 weeks, 3 से 4 सप्ताह बाद में आपको इनको ऑब्जर्व करना है कि एक्चुअल में इनमें चेंजेज क्या होते हैं।
डू यू फाइंड एनी डिफरेंसेस इन द कंटेंट ऑफ द टू पॉट्स? क्या आप इन दोनों पॉट में कोई डिफरेंसेस देखते हैं? इफ़ सो व्हाट इज़ द डिफरेंसेस? अगर आप डिफरेंसेस देखते हैं तो वो डिफरेंसेस क्या है बताते हैं। यू विल फाइंड द प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज़ बिन डिकम्पोज्ड। आप क्या डिफरेंस देखते हैं? आप डिफरेंस देखते हैं कि जो पॉट ए जिसमें आपने प्लांट वेस्टेज डाले थे वो सारे के सारे डिकम्पोज्ड हो गए हैं, अपघटित हो गए हैं। एंड हाउ डिड दिस हैपन? और ये हुआ कैसे? द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू द मैन्यूर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। प्लांट जो आपने वेस्टेज जो डाले थे वो डिकम्पोज हो गए हैं और किस में कन्वर्ट हो गए हैं? मैन्यूर में कन्वर्ट हो गए हैं। किस वजह से? क्योंकि उसके अंदर माइक्रोब्स थे, सूक्ष्म जीव थे। माइक्रोब्स की अवेलेबिलिटी होने की वजह से यहाँ ये जो जितना प्लांट पार्टिकल्स था या प्लांट वेस्ट पार्टिकल्स था वो सारा का सारा डिकम्पोज हो गया और डिकम्पोज होने के साथ साथ में वो किस में कन्वर्ट हो गया? मैन्यूर में। देन न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। और जो न्यूट्रिएंट्स अब इनके अंदर हैं, जो भी पोषक तत्व इनके अंदर हैं वो पोषक तत्व वो न्यूट्रिएंट्स वापस से प्लांट्स को यूटिलाइज किए जा सकते हैं या प्लांट्स के द्वारा उनको वापस से यूज किया जा सकता है। डिड यू नोटिस दैट इन द पॉट बी? और पॉट बी के अंदर क्या चेंजेज हुए? द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉयज पार्ट्स डिड नॉट अंडरेज एनी सच चेंजेज। उनके अंदर किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं हुआ। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्यूर। उसके अंदर माइक्रोब्स ने किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं की और वो किसमें? मैन्यूर में कन्वर्ट भी नहीं हुए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे सामने एक चीज़ क्लियर हुई कि जो प्लांट पार्टिकल्स हैं, जो प्लांट वेस्टेज हैं, उनके अंदर पहले से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे और साथ में नाइट्रोजन भी उनके अंदर थी। तो यहाँ पर जो हमने बात की है बायोलॉजिकल जो नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं वो अवेलेबल थे और उन्होंने क्या किया? प्लांट जो वेस्टेज पार्टिकल्स थे उनके साथ में उन्होंने एक्टिविटी की और एक्टिविटी होने के साथ में उनमें उन्होंने माइक्रोब्स ने क्या किया? उस प्लांट पार्टिकल्स या प्लांट वेस्ट पार्टिकल्स जो थे उनको कन्वर्ट किस में कर दिया? किसके अंदर? डिकम्पोज करके उनको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? मैन्यूर के अंदर। देखते हैं आगे की तरफ क्या बताया हुआ है। You often see large amount of dead organic matter in the form of dying plants and sometimes dead animals on the ground। कि आपने अपने आसपास के एरिया के अंदर बहुत बार जो मरे हुए जो जीव जंतु हैं उनको भी देखा होगा जो डिकम्पोज होते रहते हैं, सड़ते रहते हैं, उनमें से स्मेल आती रहती है और वो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर आपने आसपास के एरिया में ग्राउंड्स के अंदर आपने पेड़ पौधों के जो वेस्ट पार्टिकल्स है उनको भी देखा होगा। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। और आपने ये भी देखा होगा वो सड़े गले जो मृत जीव होते हैं जिनको एनिमल्स जो मरे हुए होते हैं उनकी भी बात कर सकते हैं या प्लांट्स जो वेस्टेज होते हैं उनकी बात कर सकते हैं। कुछ समय तक तो वो वहाँ पर सड़ते रहते हैं, गलते रहते हैं, उनमें से बैड स्मेल्स भी आती रहती हैं और थोड़े दिनों ही बाद के अंदर वो क्या होती है? डिसअपियर्स, वहाँ से गायब हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं वो गायब? उसकी बात करते हैं। This is because the microorganism decompose dead organic waste of the plants and animals converting them into the simple substance। क्या कहा इन्होंने कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? उस डेड प्लांट्स को या उस डेड एनिमल्स को या जो वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं प्लांट्स के उनको डिकम्पोज करते रहते हैं। डिकम्पोज करने के बाद में धीरे धीरे डिकम्पोजिशंस के साथ साथ में वो प्लांट्स, वो डेड एनिमल्स या वेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की बात की जा रही है वो डिकम्पोज होकर के स्मॉल जो सब्सटेंस है या सिंपल सब्सटेंस है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं और सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होने के बाद में ये सब्सटेंस क्या होते हैं? दीज सब्सटेंस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। और यही सब्सटेंस दोबारा जो डेड एनिमल्स के थे या वेस्ट ऑफ द प्लांट्स के थे इनको वापस से यूटिलाइज किया जाता है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए एज ए मैन्यूर। 10 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज्ड टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट। और साथ में ही हमने यहाँ पर क्या बताया? जैसे ही ये जो डेड एनिमल्स हैं इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कन्वर्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर हमने बात की कि ये यूटिलाइज किए जाते हैं, वापस से इनको यूटिलाइज किया जाता है एज ए मैन्यूर। अगर खाद इनसे बना ली गई हमने तो वो यूटिलाइज होगी पौधों के लिए एज ए मैन्यूर। और अगर जो हमने बात की जाती है डेड एनिमल्स की, इनको भी एज ए फूड यूटिलाइज किया जा सकता है, जिसको हम बात करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कीड़े मकोड़े होते हैं इनके लिए फूड के रूप में इनको यूटिलाइज किया जाता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स जो हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होता है उसको
बड़े जो जीव हैं, मृत जीव हैं, उनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है इन्हीं कीड़े मकोड़ों के द्वारा। इनके लिए फूड का भी यूटिलाइज हो गया और साथ में इन्होंने क्या किया, इसको बड़े जो कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस था, लार्ज जो सब्सटेंस था, उसको क्या किया, सिंपल स्मॉल सब्सटेंस में कन्वर्ट भी कर दिया। और साथ में स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ बताई गई, इस तरह की जो ये हानिकारक है, हार्मफुल की बात की जा रही है, और साथ में जो बैड स्मेली की बात की जा रही है, ये सब्सटेंस होते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, इनको क्लीन कर दिया जाता है। किसके द्वारा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इसको क्लीन कर दिया जाता है। और इनकी क्लीनिंग ही एनवायरनमेंट की क्लीनिंग भी हो जाती है। एनवायरनमेंट भी इनकी बैड स्मेल से और इनसे होने वाली जो हानिकारक जो बैक्टीरियाज हैं, उनसे एनवायरनमेंट भी क्या होता है, क्लीन हो जाता है। क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसको कम्प्लीटली डिकम्पोज करके उसको कम्प्लीटली डिसअपियर कर देते हैं। उसके न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, वापस से अर्थ के अंदर, ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज के इस वीडियो के अंदर हमने इस चीज़ को क्लियर किया कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए उपयोगी हैं, हमारे लिए किस तरह से यूटिलाइज़ किए जाते हैं, किस तरह से इनका कमर्शियल यूज़ हम करते हैं, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूटिलाइज़ किया जाता है मेडिसिन बनाने के अंदर, कौन कौन सी मेडिसिन्स इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जा चुकी हैं, कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जिनके वैक्सीन्स बनाए जा चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक के अंदर स्पेशली हमने इस चीज़ को पढ़ा कि कैसे इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यूटिलाइज़ करते हैं हमारी लाइफ के अंदर, हमारे लिए कैसे ये बेनिफिशियल हैं। हमारे लिए बेनिफिशियल होने के साथ साथ में किस तरह से ये हमारे लिए एनवायरमेंटल जो बेनिफिशियल है वो भी हमारे लिए है। और पौधों के लिए एनवायरनमेंट क्लीन करने के साथ साथ में पेड़ पौधों के लिए ये किस तरह से बेनिफिशियल है, किस तरह से उनके लिए ये मैन्योर बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हमने स्टडी की। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने वाली जो डिजीज़ हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किस तरह की डिजीज़ होती हैं, उन सभी चीज़ों को हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, आज तक का जो मैंने पढ़ाया, आज ये इस चैप्टर का फेज 2 चला है, इसके अंदर हमने जितना पढ़ाया उसे आप अच्छे से क्लियरली समझेंगे, लर्न करेंगे। किसी भी तरह की कोई भी क्यूरीज या डाउट्स होने पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वंस अगेन हैव ए नाइस डे फॉर यू। थैंक यू सो मच।